हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम रिकवरी एंड रिफंड ऑफ टैक्स वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैं आपको बुक में से ही करा रही हूँ क्योंकि इसमें प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रिकवरी ऑफ टैक्स। रिकवरी ऑफ टैक्स का क्या मतलब है? जो असेसी है, अगर वो कभी टैक्स को पे नहीं करता आफ्टर द नोटिस, वो अगर टैक्स को पे नहीं करेगा तो जो असेसिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उससे उस टैक्स को रिकवर कर लेते हैं। अलग अलग तरीके के मोड्स होते हैं कि किस तरह से टैक्स को रिकवर किया जाता है, तो हम अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रखा है कि पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो असेसी होता है उसको 30 दिन के अंदर अंदर, जब भी उसको नोटिस ऑफ डिमांड मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको जो है टैक्स पे करना होता है। अगर वो टैक्स पे नहीं करता तो उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट लगता है, जो कि नॉर्मली 1% पर मंथ का होता है। अब यहाँ पर एक बात बोल रखी है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया, कुछ ऐसा गड़बड़ लगता है उसके रेवेन्यू में, तो वो पूरा का पूरा पीरियड उसको अलाउ नहीं करते हैं। वो उससे पहले ही उसका टैक्स ले लेते हैं, यानी 30 डेज से पहले पहले उसको नोटिस और डिमांड पहुँच जाता है और उसको जो है 30 दिन से पहले ही टैक्स को पे करना पड़ता है। और अगर असेसी जो है, अगर उसको ऐसा सेटिस्फाई नहीं होता वो कि जो भी उसको अमाउंट पे करना है, जो भी नोटिस में लिखा हुआ है, नोटिस ऑफ डिमांड के अंदर स्पेसिफाई है, उससे सेटिस्फाई नहीं है कि ये मेरा इतना टैक्स नहीं बनता, और उस पर्सन ने जो है अपील कर रखी थी, और अगर वो अपील कर रखी है और उस अपील का जो भी डिसीजन आएगा तो उस केस में 30 डेज वाला जो है क्राइटेरिया नहीं चलेगा। यहाँ पर वो डिमांड तब मानी जाएगी टैक्स की, यानी टैक्स तब डिमांड करेंगे जब तक द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द अपील बाय द लास्ट अपेलेट अथॉरिटी, यानी जो भी डेट ऑफ डिस्पोजल होगी तब तक का टैक्स वहाँ पर डिमांड किया जाएगा, यानी उस डेट से डिमांड किया जाएगा जिस डेट पर उनका जो भी नोटिस दोबारा से आया होगा। ठीक है, और वहाँ पर ये मान लेंगे कि जब तक डेट ऑफ डिस्पोजल तक जो है उसके पास टाइम है टैक्स को पे करने का। ठीक है, फिर है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर डिमांड ऑफ नोटिस जो आता है, नोटिस ऑफ डिमांड, अगर उसके अंदर 30 दिन के अंदर अंदर जो भी स्पेसिफाइड पीरियड होता है उसके अंदर अंदर अगर असेसी जो है अपनी टैक्स को पे नहीं करता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ का। और यहाँ पर अगर किसी असेसी ने एप्लीकेशन डाल रखी है बिफोर एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट की एक्सपायरी से पहले पहले अगर उसने कोई एप्लीकेशन डाल रखी है तो जो असेसिंग ऑफिसर है उसका टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो बढ़ा सकता है। इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपायरी डेट से ही जो है चार्ज किया जाएगा फॉर द नोटिस ऑफ सच पेमेंट। यहाँ पर बोला है कि अगर जो अमाउंट ऑफ डिमांड है अगर वो रिड्यूस कर दिया जाता है अपील के द्वारा, क्योंकि उसने एप्लीकेशन डाल रखी थी, अगर वो अपील के द्वारा रिड्यूस किया जाता है तो उस हिसाब से उसका टैक्स भी रिड्यूस होगा, उसका इंटरेस्ट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में। और जितना टैक्स और जितना इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होगा वो सारा का सारा उसको रिफंड कर दिया जाएगा। अगर अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में असेसी लायबल होता है उस इंटरेस्ट को इमिडिएटली पे करने के लिए उस पीरियड के एंड होने तक। ठीक है, जब भी फर्स्ट नोटिस आया है, और एंडिंग विद द डे ऑन विच द अमाउंट इज पेड, उस दिन पर अमाउंट पे किया जाएगा। जिस दिन उसका नोटिस आया है उस डे पर ही अमाउंट पे करेगा। वो कितना अमाउंट पे करेगा? जितना भी इंक्रीज हुआ होगा। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, अगर टीडीएस की पेमेंट के लिए टीडीएस की पेमेंट नहीं की है तो उस पर अगर जो है इंटरेस्ट चार्ज किया गया, या टीसीएस की पेमेंट से रिलेटेड इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो उस पीरियड में किसी भी तरह का और इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस सेम अमाउंट पर सेम पीरियड में। ठीक है, फिर है यहाँ पर वेवर ऑफ इंटरेस्ट। वेवर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि माफ़ी मिल जाना टैक्स से रिलेटेड, या कोई किसी तरह से टैक्स में छूट मिल जाना। अगर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर अगर चाहें तो इनके पास ये पावर होती है कि अगर वो चाहते हैं तो उसका पर्सन का अमाउंट रिड्यूस कर सकते हैं या बिल्कुल ही इंटरेस्ट को माफ़ कर सकते हैं जो भी असेसी को पे करना था, अगर वो इन 3 कंडीशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब। सबसे पहली कंडीशन इन्होंने ये बोली है कि अगर उनको ये लगता है कि जेन्युइन रीज़न था, असेसी जो है उसके लिए जेन्युइन था, बहुत हार्ड था टैक्स को पे करना, तो उस केस में वो उसको रिड्यूस कर देंगे उस अमाउंट को, इंटरेस्ट के अमाउंट को, या फिर उसको माफ़ कर देंगे।
सेकेंड इन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ था कि वो इंटरेस्ट इसलिए पे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि असेसी के कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए थे जो कि उसके हाथ में ही नहीं थे, उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थे, तो उस केस में भी जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर है वो उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे या फिर उस अमाउंट को माफ़ कर देंगे। फिर थर्ड इन्होंने बोला कि जो असेसी है अगर उनके साथ आगे की जो भी इंक्वायरीज वगैरह हो रही हैं उसमें कोऑपरेट करता है तो भी उनकी डिसीजन है कि वो उस अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर माफ़ कर सकते हैं। अगर जो असेसी है उसने किसी भी तरह से एप्लीकेशन भेजी हुई थी अपील के पास या इनके प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर के पास, तो उन केस में इनके पास टाइम कितना रहता है कि उस एप्लीकेशन के लिए उस ऑर्डर को उसने एक्सेप्ट करा, यानी उस एप्लीकेशन में जो भी लिखा था रिड्यूस अमाउंट के लिए या वेव करने के लिए उस अमाउंट को, जो भी उनका डिसीजन होगा उनको उस डिसीजन को 12 मंथ्स के अंदर अंदर बताना होगा जब उनको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, और इससे ज़्यादा टाइम उनको नहीं मिलता तो जो भी ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को तो वो ऑर्डर उनको विद इन 12 मंथ्स बताना होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है असेसी इन डिफ़ॉल्ट एंड पेनल्टी फॉर टैक्स इन डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि अगर असेसी को डिफ़ॉल्ट कब माना जाएगा, अगर जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो विद इन टाइम अलाउड, जितना भी टाइम उसको दे रखा है उसके अंदर उस टैक्स को पे नहीं करता, तो जो असेसी है उसको ये माना जाएगा वो असेसी इन डिफ़ॉल्ट है और उसके केस में उसको जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो पेनल्टी का अमाउंट क्या होगा, जो भी असेसिंग ऑफिसर को ठीक लगता होगा वो अमाउंट बता देगा और उस असेसी को वो अमाउंट पे करना होगा। इन केस अगर ये डिफ़ॉल्ट बार बार होता रहता है तो जो असेसी है वो टाइम टू टाइम अमाउंट उसको बताता रहता है और ये अमाउंट जो है टाइम टू टाइम बढ़ता भी रहता है। और यहाँ पर ये बात और बोली गई है कि जो अमाउंट होता है पेनल्टी का वो टैक्स इन एरियर से एग्जिट नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मान लो उनका जो टैक्स बनता है वो बनता है 20,000 रुपीज़ का, तो जो पेनल्टी होगी वो 20 से कम की होगी, 20,000 से एग्जिट नहीं होगी। अगर एसएससी जो है ये प्रूव कर देता है कि उसका डिफ़ॉल्ट किसी एक सफिशिएंट रीज़न की वजह से हुआ था, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे या तो उसके बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल थे या किसी भी तरह से वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देता है कि उसने इस वजह से जो है टैक्स का अमाउंट पे नहीं किया था, तो उसके ऊपर किसी भी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिकवरी, कि रिकवर करने के लिए क्या क्या मोड्स हैं। हमारा जो एरियर ऑफ टैक्स है उसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और अदर एनी सम पेबल अंडर दिस एक्ट, उन सबको जो है रिकवर किया जा सकता है इन कुछ मेथड से। सो फर्स्ट मेथड जो है वो है रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर। अगर कोई असेसी इन डिफ़ॉल्ट होता है यानी पेमेंट नहीं करता है टैक्स की, तो जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर होता है वो एक सर्टिफिकेट बनाता है जिसमें एक सिग्नेचर स्टेटमेंट बनाता है, यानी कि एक सर्टिफिकेट जिसमें उसके खुद के सिग्नेचर होते हैं, और एक ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करा जाता है और उस फॉर्म के अंदर जो असेसी है उसकी कोई मूवेबल एसेट या इमूवेबल एसेट को अटैच कर लिया जाता है, और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि उसने टैक्स पे नहीं किया तो उस केस में उन एसेट्स को, चाहे वो मूवेबल एसेट्स हैं चाहे वो इमूवेबल एसेट्स हैं, तो उनको सेल कर दिया जाता है। या फिर अगर एसएससी जो है वो पेमेंट नहीं करता तो उसको क्या कर लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। अपॉइंटिंग अ रिसीवर, और क्या करते हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर, एक रिसीवर को अपॉइंट कर लेगा और वो जो रिसीवर है वो असेसी की जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनेज करेगा, और अगर असेसी टैक्स को पे नहीं करता तो वो उन मूवेबल एसेट्स और इमूवेबल एसेट्स से उस अमाउंट को रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, अटैचमेंट ऑफ सैलरी। अगर एसएससी जो है अपनी इनकम जो है अर्न कर रहा है अंडर द हेड ऑफ सैलरी के हेड से, तो जो असेसिंग ऑफिसर है या टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो उसके एम्प्लॉयर को कह देगा कि जब उसको सैलरी दी जाए तो इतना अमाउंट जो भी टैक्स ड्यू बनता है उसको काट लिया जाए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया जाए। फिर है रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। अगर जो असेसी है उसके कुछ डेटर्स हैं तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर हैं और जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर हैं वो डायरेक्ट नोटिस भेजेंगे उसके डेटर्स को, उनको कहेंगे कि वो उस असेसी को पेमेंट ना करते हुए वो पेमेंट किनको कर दे, असेसिंग ऑफिसर को, और जितना भी अमाउंट टैक्स का ड्यू बनता है वो सारी की सारी मनी कहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, असेसिंग ऑफिसर डेटर्स से। ठीक है। फ्रॉम अ कोर्ट, अगर कोर्ट के पास किसी भी असेसी की किसी भी तरह की कोई एसेट पड़ी है
कस्टडी में पड़ी है कोर्ट के, तो उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर होगा या जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर होगा वो डायरेक्टली कोर्ट को अप्लाई करेगा और उनको कहेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये असेसी को ना देकर जो है इसका अमाउंट ये इनको दी जाए, जिससे जो है इनका जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स रिकवर कर लिया जाए उस प्रॉपर्टी में से। तो जो असेसिंग ऑफिसर होगा वो जितना भी एंटायर अमाउंट बनता होगा टैक्स का वो सारा का सारा उसकी खुद जो प्रॉपर्टी है असेसी की उस प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लेगा। अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो उतना बैलेंस उस असेसी को रिफंड कर देगा। ठीक है। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें भी यही है कि अगर जो है असेसिंग ऑफिसर या जो है टैक्स रिकवरी ऑफिसर को अगर ऑथराइज करते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, वो जनरली या स्पेसिफिक ऑर्डर देते हैं कि किसी भी पर्सन का अगर टैक्स बच जाता है किसी भी असेसी का तो उसकी जो प्रॉपर्टी है मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल कर उस टैक्स को रिकवर कर लिया जाए। उनको ये ऑथराइज कर देते हैं असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर को। तो जो असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं वो सारा का सारा अमाउंट उनकी प्रॉपर्टी को सेल कर रिकवर कर लेंगे। रिकवर करने के बाद जो भी अगर बैलेंस अमाउंट बच जाता है तो वो बैलेंस अमाउंट उस पर्सन को रिफंड कर दिया जाएगा। फिर इन्होंने बोला नेक्स्ट पॉइंट में कि रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट से रिकवरी कैसे करेंगे? अब जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है वहाँ के उस एरिया में अगर वो असेसी रहता है और उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे जो है वो लोकल टैक्स वगैरह चार्ज करती हैं, तो उन स्टेट गवर्नमेंट को कहा जाएगा कि इसका जो भी टैक्स इन एरियर बनता है इनकम टैक्स के अंदर तो वो टैक्स इन एरियर को ऐड कर दे उसके म्यूनसिपल टैक्स के अंदर या लोकल जो टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, और वो अमाउंट को रिकवर करने के साथ साथ जो भी टैक्स इन एरियर इनकम टैक्स के अंदर बनता है वो भी ले ले, और जितना अमाउंट टैक्स इन एरियर बचेगा यानी जो भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स का अमाउंट जो लिया है वो सारा का सारा अमाउंट किनको दे देगा बाद में? असेसिंग ऑफिसर या फिर टैक्स रिकवरी ऑफिसर को। जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो म्यूनसिपल टैक्स के साथ साथ उनसे कौन सा अमाउंट भी कलेक्ट कर लेगा जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बताया होगा। ठीक है। फिर जो अमाउंट उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर ने जो बताया वो कलेक्ट जो करा वो वापस से उनको भेज देगा। फिर नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। अब क्या होता है, हर गवर्नमेंट का दूसरी फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट होता है। अगर मान लो यहाँ का कोई पर्सन है, अगर वो टैक्स से बचने के लिए किसी दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर चला जाता है कि उसको टैक्स ना पे करना पड़े इंडिया के अंदर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है उस फॉरेन कंट्री से एग्रीमेंट कर लेती है और उनको कहती है कि उस पर्सन से आप टैक्स कलेक्ट करेंगे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को पे कर देंगे। इसी तरह से अगर कोई फॉरेन पर्सन है वो टैक्स ना पे करने के चक्कर में इंडिया में आ जाता है तो जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी और उसके बाद उनके साथ एग्रीमेंट करेगी और इंडियन गवर्नमेंट फिर उस पर्सन से टैक्स कलेक्ट करेगी फॉरेन पर्सन से, और वो सारा जो भी उसने टैक्स कलेक्ट किया होगा वो वापस किसको दे देगी? फॉरेन गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स। अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, कोई पेनल्टी लगी है, कोई फाइन पे लगा है, इंटरेस्ट लगा है, तो इन सबको जो है जो भी एरियर्स होंगे इन सबको भी रिकवर किया जाएगा उस असेसी से। रिकवरी बाय सूट, अगर उस टाइम पर मान लो जो भी करंट ईयर में उसका कोई भी पेनल्टी है, कोई फाइन है, कोई इंटरेस्ट है, कोई टैक्स इन एरियर है, तो उस टाइम पर जो भी लॉ चल रहा होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को रिकवर कर लिया जाएगा। सो आज हम रिकवरी ऑफ टैक्स वाला ये टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स वाला टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।